मानव को हमेशा से आश्रय स्थलों की आवश्यकता रही है और इसलिए सभ्यताओं के विकास के साथ साथ घर बनाने की कला यानी स्थापत्य कला भी विकसित होती गई। जैसे जैसे वास्तुशिल्प का विकास हुआ, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश होने लगा। हालांकि इसमें प्रमुखता सौंदर्य बोध की ही थी। भारतीय वास्तुकला की इस कड़ी में हम वास्तुकला की विभिन्न डिजाइनों और पैटर्नों का पता लगाएंगे। इस कड़ी में हम न केवल पैटर्नों पर बात करेंगे, परंतु उनके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। हम उन पैटर्नों को भी समझेंगे जो विज्ञान से प्रेरित हैं। ये पैटर्न स्वर्णिम अनुपात से लेकर समरूपता के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होंगे। कुछ धार्मिक वास्तुकला संरचनाओं में अनंत पैटर्न मिलते हैं, जिनमें चौखानों की संरचनाएं आदि भी शामिल हैं। प्राचीन गुफा कलाओं में विज्ञान को खोजा जा सकता है। हमारी आज की ये यात्रा काफी रोचक रहेगी। यदि हम पूरे भारत की अनोखी वास्तुकला पर गौर करें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि इन डिजाइनों में गणितीय योगदानों से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हुआ होगा। प्राचीन भारत में गणित के कई पहलुओं की गंभीर समझ थी और यही वजह थी कि गणित ने डिजाइन के कई पहलुओं को प्रेरित किया। उदाहरण के लिए इमारतें विशिष्ट समानुपात और अनुपात के आधार पर बनाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक शहर चंडीगढ़ तक में हमें इस बात का एहसास हो सकता है। वास्तुकला में जो सबसे प्रसिद्ध अनुपात है, उसे स्वर्णिम अनुपात के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला में इसके उपयोग को विस्तार से समझने से पहले हम स्वर्णिम अनुपात को समझ लेते हैं। एक रेखा लेते हैं, इसे दो भागों ए और बी में बांटते हैं। इसे हम इस प्रकार बांटते हैं कि बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से को विभाजित करे, जो कि होगा a बटा b के बराबर, यानी पूरी लंबाई होगी a प्लस b, ये विभाजित होगी a हिस्से से। तो इस प्रकार a प्लस b बटा a बराबर a बटा b होगा। यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें जो अनुपात मिलेगा वो होगा 1.6180333988। यहां अंक बढ़ते ही जाएंगे जो सैद्धांतिक रूप से अनंत होंगे। इस संख्या को सामान्यतः फाई के नाम से जाना जाता है, जिसे हम 1.618 लेते हैं। इस संख्या को स्वर्णिम माध्य भी कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संख्या को कई प्राचीन कलाकृतियों में देखा जा सकता है। गीजा के महान पिरामिड में भी इस अनुपात का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड में आधार और ऊंचाई का अनुपात स्वर्णिम अनुपात के करीब है। लगभग सभी प्राचीन हिंदू मंदिर अभिविन्यास के कुछ स्पष्ट दिशा निर्देशों के एक सेट का अनुसरण करते हैं। आमतौर पर मंदिर की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए और सीढ़ियों सहित जमीन के ऊपर की नींव की ऊंचाई मंदिर की ऊंचाई की 1/3 के बराबर होनी चाहिए। पवित्र स्थान मंदिर की चौड़ाई का आधा होना चाहिए। ऐसे अनेक नियम हैं। इस तरह के दिशा निर्देशों से हम स्वर्णिम माध्य के विभिन्न अर्थ निकाल सकते हैं।
स्वर्णिम माध्य के उपयोग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ताजमहल है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि हम ताजमहल के विभिन्न हिस्सों को अलग करते हैं तो इनका अनुपात 5 के करीब होगा, जो कि स्वर्णिम माध्य है। उदाहरण के लिए, जब हम भव्य केंद्रीय मेहराब की चौड़ाई और ताजमहल की चौड़ाई का अनुपात निकालते हैं, साथ ही मेहराबों की खिड़कियों की ऊंचाई और गुंबद के नीचे मुख्य भाग की ऊंचाई के अनुपात को मापते हैं, तो ये स्वर्णिम माध्य को प्रदर्शित करते हैं। ताजमहल में एक और सामान्य गणितीय धारणा है, समरूपता। यहां समरूपता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मध्य की ये रेखा ताजमहल को 2 समान हिस्सों में विभाजित करती है। स्थापत्य कला को और अधिक समझने से पहले हम गणितीय समरूपता को समझ लेते हैं। गणितीय रूप से समरूपता का मतलब है कि यदि एक आकार को हम मोड़ें, पलटें या सरकाएं, तो दूसरा रूप उसी के समान हो। नीचे दी गई बिंदुवार रेखाएं समरूपता के लिए नहीं हैं। ये आकार को आधे हिस्सों में काटती हैं, परंतु ये मिरर इमेज नहीं बनाती हैं। ताजमहल में हम जो समरूपता देखते हैं, उसे रेखीय समरूपता या दर्पण या प्रतिबिंब समरूपता के नाम से जाना जाता है। असल में वस्तु यहां दर्पण की भांति एक रेखा के रूप में प्रतिबिंबित होती है। ताजमहल को यदि हम बारीकी से देखें तो ताजमहल को छोटे झरनों के सामने से बांटने पर वो दर्पण का आधा दिखाई देता है। वाकई ये अद्भुत है। सजावट में परावर्तन समरूपता भी काफी देखी जा सकती है, जिसे कीमती और नायाब पत्थरों से बने सफेद पारदर्शी संगमरमर पर देखा जा सकता है। इस तरह की रेखीय समरूपता को भारत में कई स्मारकों जैसे प्रसिद्ध सांची स्तूप, औरंगाबाद की एलोरा गुफाओं, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट में देखा जा सकता है। एक अन्य प्रकार की समरूपता जो कि कम प्रचलित है, रेडियल समरूपता या घूर्णी समरूपता कहलाती है। ये केंद्रीय धुरी की एक ऐसी समरूपता है जो कि स्टारफिश या हिमकड़ में देखी जा सकती है। इस प्रकार की समरूपता को अक्सर सभी प्रकार के स्मारकों की छतों पर और चर्चों में कांच की खिड़कियों में देखा जा सकता है। यहां हम जिस एक इमारत को विस्तार से समझेंगे वो है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लोटस टेम्पल। इसे बहाइयों द्वारा बनाया गया था। ये दुनिया के नए धार्मिक संप्रदायों में से एक है। ये आधार से एक कमल की तरह दिखता है। इसमें पंखुड़ियों की 3 पंक्तियां हैं, जिसमें से हर एक में 9 पंखुड़ियां हैं। 9 पंखों के बाहरी सेट में से बाहर की ओर 9 दरवाजों को बनाया गया है। घेरे में कमल के आकार की संरचना में 9 फूल हैं, जो कमल के पौधे की हरे रंग की पत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके निर्माण के लिए कोरिया से सफेद सीमेंट, ग्रीस की खदानों से सफेद संगमरमर, जिन्हें इटली में तराशा गया है, दिल्ली के पास अलवर की खानों से ठोस डोलोमाइट को और जयपुर से सफेद सिलिका को इसके निर्माण के लिए लाया गया था। बहाई मंदिर के बाद हम एक और आश्चर्यजनक धार्मिक संरचना की ओर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं खजुराहो के मंदिरों की। इस मंदिर को कंदारिया महादेव मंदिर कहा जाता है। यदि आप इसके शीर्ष या शिखर को देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये अनेक छोटे शिखरों से घिरा हुआ है। इसके बाद फिर से अनेक छोटे शिखर हैं। ऐसे ही शिखरों के कई स्तर हैं। ये दोहराव गणित का एक बहुत जटिल रूप है, जिसे फ्रैक्टल्स यानी आंशिक कहते हैं।
इसे समझना बहुत सरल है। असल में फ्रैक्टल एक कभी ना खत्म होने वाला पैटर्न है। फ्रैक्टल्स अनंत रूप से ऐसा जटिल पैटर्न होता है जो अलग अलग पैमानों पर स्वयं के समान होता है। इन्हें एक सरल सी प्रक्रिया के द्वारा एक सतत लूप के अंतर्गत एक के बाद एक दोहराया जाता है। अब यदि आप फिर से शिखर को देखें तो आप इसकी फ्रैक्टल संरचना को देख पाएंगे। असल में इस पर एक के बाद एक 84 फ्रैक्टल संरचनाएं हैं जो शिखर तक पहुंचकर समाप्त होती हैं। इन छोटे टावरों में से प्रत्येक को पूरे शिखर की एक छोटी प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया है। हम इस तरह के फ्रैक्टल पैटर्न्स को इन मंदिरों में भी देख सकते हैं। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर। इस गणितीय प्रभाव का एक दार्शनिक पहलू भी है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक हिस्सा अपने आप में संपूर्ण है और इसलिए मंदिरों को ब्रह्मांड के मॉडल के रूप में डिजाइन और निर्मित किया जाता रहा है। इस विचार को लेकर अब हम एक मंदिर से मकबरे की ओर चलते हैं। इस मकबरे को मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। हम इस मकबरे की सुंदरता को इसमें अंतर्निहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसके लेआउट से शुरुआत करें तो यह मकबरा वर्गाकार बगीचे के मध्य में खड़ा है, जिसे 4 मुख्य वाटिकाओं में बांटा गया है, जिन्हें 4 बाग कहते हैं। मूल रूप से ये चतुर्भुजाकार बगीचे को इंगित करता है, जिसे रास्तों और बहते पानी वाले रास्तों के रूप में छोटे भागों में बांटा गया है। इस मकबरे का डिजाइन भी इसी प्रकार का है। इसमें वर्ग रूप में 9 गुनी योजना है, जहां केंद्र में 8 2 मंजिला गुंबददार कक्ष हैं। गुंबददार कक्ष दोगुनी ऊंचाई लिए हुए हैं। हर स्तर पर चैम्बर सीधे और विकर्ण रास्तों से जुड़े हुए हैं। हुमायूं के मकबरे में प्रत्येक कक्ष इनसे निकले 8 और छोटे चैम्बरों से निर्मित हैं। यहां इसी प्रकार के और भी पैटर्न हैं। यदि हम इन पैटर्नों को देखते हुए इस मकबरे के चारों ओर घूमते हैं तो हमें उनमें एक निश्चित गणितीय समरूपता देखने को मिलती है। इस तरह के पैटर्न को टाइलिंग या टेसेलेशन कहा जाता है। हम ऐसे पैटर्न को अन्य मुगल और इस्लामी स्मारकों जैसे फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं। At one time, the Telugu industry was ruled only by these 3 women, Jayasudha, Jayaprada and Sridevi. విశ్రాంతి తీసుకోవడం, మందులు వేసుకోవడం మహా బోర్గా ఉంది అంకుల్. నేను బానే ఉన్నానుగా, నన్ను ఇంటికి పంపించు అంకుల్. I never used to work after 6 o'clock. I was very, very particular. నమస్కారం, నేను మీ జయసుధ. మనం కలుసుకుందాం गुप्त गु प्रोग्राम लो, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक टेसेलेशन या टाइलिंग तब होती है जब हम किसी सतह को फ्लैट आकृति के पैटर्न के साथ इस प्रकार ढकें कि उनमें किसी प्रकार का ओवरलैप या गैप ना हो। दूसरी शर्त है कि इनमें अनंत तक फैलाने की क्षमता होनी चाहिए। आप त्रिकोण, एक वर्ग या षटकोण जैसी आकृतियों को दोहराते हुए टाइलिंग बना सकते हैं। इन्हें रेगुलर टाइलिंग कहा जाता है। आप विभिन्न आकृतियों के संयोजन के द्वारा भी टाइलिंग बना सकते हैं। इसके लिए आप एक त्रिकोण और एक वर्ग ले सकते हैं, या आप चाहें तो त्रिकोण और एक वर्ग के साथ एक षटकोण भी ले सकते हैं। इस्लामी संरचनाओं में इस तरह के गणितीय पैटर्न बहुत सामान्य थे, क्योंकि वो जानवर या मानवीय चित्रों को चित्रित नहीं करते थे। पहले ऐसा माना जाता था कि केवल स्ट्रेट एज यानी सीधी कोर और दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करके कारीगर पूरी टाइलिंग का निर्माण करने में समर्थ थे।
बाद में पता चला कि ये लंबी प्रक्रिया संभवतः असंभव होगी, क्योंकि संरचना को त्रुटि युक्त और जटिल पैटर्न वाला होना चाहिए। बाद में शोध से पता चला कि ये इन जटिल ज्यामितीय पैटर्नों को गिरी टाइल्स नामक 5 टाइल्स के दोहराने से बनाया गया था। ये टाइल्स थे एक नियमित दशभुज, जिसमें 144 डिग्री के 10 आंतरिक कोण होते हैं, एक लंबा अनियमित उत्तल षटभुज जिसके आंतरिक कोण 72 डिग्री, 144 डिग्री, 144 डिग्री, 72 डिग्री, 144 डिग्री और 144 डिग्री के होते हैं। एक बोटाई यानी गज गांठ जो कि गैर उत्तल हेक्सागन है, इसके आंतरिक कोण 72 डिग्री, 72 डिग्री, 216 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री और 216 डिग्री के होते हैं। एक समभुज जिसके आंतरिक कोण 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री के होते हैं। एक नियमित पंचभुज जिसमें 108 डिग्री के 5 आंतरिक कोण होते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पैटर्न विभिन्न प्रकार से मिलकर मंत्र मुग्ध कर देने वाली संरचनाएं बनाते हैं। चलिए इन पैटर्नों को छोड़कर हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां हम कुछ और आश्चर्यजनक चित्रों का पता लगाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित अनोखी अजंता गुफाओं की दीवारों को इन चित्रों से सजाया गया है। ये चट्टानी मंदिर हैं। ऐसे पूजा स्थलों को अक्सर ढाल या ठोस प्राकृतिक चट्टानों पर नक्काशी द्वारा बनाया जाता है। अजंता में 30 गुफाएं हैं। प्रत्येक गुफा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इन गुफाओं की संख्या कुल मिलाकर 30 है। सभी गुफाएं बौद्ध प्रार्थना हॉल और मठों के संयोजन से निर्मित हैं। इनको पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। लगभग 1000 सालों तक अज्ञात रही इन गुफाओं को 1819 में खोजा गया था। अजंता की 5 गुफाएं चैत्यगृह हैं और शेष गुफाएं विहार की श्रेणी में आती हैं, जिनमें निवास के लिए विशाल कक्ष हैं। अब प्रश्न ये है कि इन गुफाओं को कैसे बनाया गया होगा। आमतौर पर चट्टान जो उस संरचना का हिस्सा नहीं थी, उसे तब तक काटा गया होगा जब तक उसमें आंतरिक तौर पर स्थापत्य तत्व निर्मित नहीं हो जाते। इस प्रकार की रॉक कट वास्तुकला का एक उल्लेखनीय गुण यह है कि इसमें नक्काशीदार लकड़ी की नकल करने के लिए चट्टानों की कारीगरी की जाती थी। आज हम मौजूद हैं कोस्टल कर्नाटक यानी कि तटीय कर्नाटक के बेहद खूबसूरत शहर उडुपी में, और ये कार्यक्रम है कर्नाटक का रण। So my request to both Mr. Pramod Madhuraj ji and also to Bhatt ji to create more and more job opportunities in this place. Past 2 years we are facing water problem in summer. So is there any solution that can be given to us? None of the big companies have shown interest in spite of me being very proactive with them. No, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, आईटी सेक्टर एक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकता है। Tourism has a high potential here. जी, but CRZ is coming in the way. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ नहीं हो सकता। अभी ये मोदी जी के लिए एक सेमीफाइनल जैसा इलेक्शन है जी। अभी हम घर घर गए तो लोग बोलते हैं ठीक है हम आज इस बार बीजेपी को जीतेंगे, मोदी जी को दिलाएंगे। यहां किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया था? सबसे पहले आउटलाइन तैयार की गई होगी, फिर खुदाई को छत से शुरू किया गया था, जिसे सबसे पहले पूरा किया गया।
चट्टानों को तब तक काटा गया होगा जब तक फर्श तक नहीं पहुंचा गया होगा। कटिंग के लिए संभवतः बर्मा और कुदाली जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया होगा। फिनिशिंग और नक्काशी का काम पूरी तरह से हथौड़े और छेनी द्वारा किया गया था। उत्खनन, ड्रेसिंग और परिष्करण का काम एक दूसरे के साथ किया गया था। इसके तथ्य अधूरी गुफाओं से मिलते हैं, जिनमें चित्रों के निशान मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि छेनी का काम और ब्रश का काम एक साथ किया गया होगा। तो इन गुफाओं को मूल रूप से चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। अवांछित चट्टानों को फेंक दिया गया था। इन गुफाओं की मूर्तियों में मजबूत व्यूहरचना, आंकड़े, सहायक आंकड़े, कथाएं और सजावटी रूपांकन शामिल हैं। इसके अलावा चट्टानें नर्म थीं, ताकि उन्हें इस तरह से तराशा जा सके। लेकिन यहां जो चित्रकलाएं आज हैं, उनका भारतीय कला के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। चाहे बात विषय की हो या फिर माध्यम की, दोनों ही दृष्टि में ये अनोखी हैं। अधिकतर चित्रकलाओं में बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं की कहानियों को चित्रित किया गया है। अतिव्यापी चित्रों से पता चलता है कि बड़े ही तालमेल से रंगों को मिश्रित करके घुमावदार लाइन वर्क किया गया होगा। हालांकि अजंता गुफाओं को बनाने वाले कारीगरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये उस भारतीय परंपराओं की विशेषता है जिसमें अनामिकता के साथ आत्म त्याग को वरीयता दी जाती है। आज भी अजंता की ये गुफाएं बौद्ध परंपराओं का संपूर्ण चित्रण करती हैं। तो यहाँ किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया था और ये कैसे इतने लंबे समय तक टिकी हुई हैं? अजंता की चित्रकला तकनीकें यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक के समान हैं। इनमें प्राथमिक अंतर यह है कि जब इन्हें चित्रित किया गया था तब प्लास्टर की परत सूखी थी। सबसे पहले गुफा की दीवारों पर मिट्टी का कच्चा प्लास्टर किया जाता था। उसके बाद गोबर और चावल की भूसी को पोता जाता था। फिर सतह को चिकना करने के लिए उसे चूने के रस के साथ लेपित किया जाता था। चित्र की डार्क आउटलाइन को केवल 6 रंगों की पट्टिका से तैयार किया जाता था। कलाकारों द्वारा उपयोग किए गए रंजकों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों जैसे लाल पीले गेरू, हरे मैलाकाइट खनिज, नीले लेपिस लजूली पत्थरों आदि से किया जाता था। यहाँ की कलाकृतियों की सूक्ष्म पुनर्स्थापना से पिछले 200 वर्षों में कई बार ये सवाल उठा है कि इन चट्टानी नक्काशीदार प्रार्थना सभागारों और मठों की अंधेरी रिक्तियों में रंगों का इतना सटीक उपयोग करते हुए कलाकारों ने इतनी अच्छी तरह से चित्रण कैसे किया होगा। कितना आश्चर्यकारी लगता है कि 460 या 500 ईस्वी से वास्तुकारों, राजगीरों, मूर्तिकारों और चित्रकारों द्वारा यहाँ काम किया जाता रहा होगा और वैज्ञानिक ज्ञान इन गुफाओं में कला और तकनीक को प्रेरित करता रहा होगा। इस कड़ी में ज्यामिति और तकनीकों के माध्यम से स्थापत्य कला की हमारी यात्रा काफी रोचक रही है। गणितीय अवधारणाओं से निर्मित पैटर्नों और चित्रों ने हमारे प्राचीन स्मारकों को सुंदरता प्रदान की है। इससे एक बात तो पता चलती है कि हम जो भी संरचनाएं देखते हैं उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अहम योगदान है।